तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर पहली बात ध्यान रखिएगा कि 1 जो होता है दैट विल बी गवर्न्ड बाय डोमेन। 1 जो होता है 1 फंक्शन जो होता है 1 फंक्शन इज गवर्न्ड बोलते हैं हम, गवर्न्ड बाय डोमेन। मतलब डोमेन चेंज करने पे 1 फंक्शन मेनी वन और मेनी वन फंक्शन 1 हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर ध्यान दीजिएगा कि आपको ये देखना पड़ता है कि अगर आपके पास डोमेन कंटेन सिंगल क्वाड्रेंट, डोमेन में सिंगल क्वाड्रेंट आया, डोमेन कंटेन ओनली 1 क्वाड्रेंट, 1 क्वाड्रेंट मतलब समझ गए, 0 से π/2, π/2, 3π/2, ऐसा कुछ भी, केवल एक क्वाड्रेंट आ रहा है 0 से π/2, π/2 से पाई, या पाई से 3π/2, या 3π/2 से 2π, एक क्वाड्रेंट आ रहा है। तो इन दिस केस इट विल बी ऑलवेज 1 ये हमेशा 1 होगा। ये कौन आ गया इस समय? तो यहां पे हमेशा 1 होगा। दूसरी बात, अगर if domain contain 3 or more quadrant, ठीक है, या डोमेन इज रियल नंबर, कुछ भी कर लीजिए, तो इन दिस केस इट विल बी ऑलवेज मेनी वन। बस कंफ्यूजन कहां अराइज होता है? जब डोमेन में 2 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर डोमेन में 2 क्वाड्रेंट होगा तो अपने को देखना पड़ेगा। डोमेन कंटेन 2 क्वाड्रेंट, तब देखना ये होता है कि दोनों क्वाड्रेंट में, इन दोनों क्वाड्रेंट में फंक्शन हैव सेम साइन इन बोथ क्वाड्रेंट। फंक्शन हैव डिफरेंट साइन। अगर फंक्शन का साइन डिफरेंट होगा तो इट विल बी 1, और फंक्शन का सेम साइन होगा फंक्शन हैव सेम साइन, तो उस केस में ही हो जाएगा मेनी। दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट फॉर योर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर आपके पास आ जाता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे उसमें डोमेन में, उसके जो डोमेन में कितने सारे क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं। अगर उसके डोमेन में केवल एक क्वाड्रेंट आता है, सीधा 1 में लिख दीजिए, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। डोमेन में अगर 3 या 3 से ज्यादा क्वाड्रेंट आते हैं, डोमेन रियल नंबर होता है, मेनी में लिख दीजिए। डोमेन में अगर आपके पास 2 क्वाड्रेंट आते हैं और दोनों क्वाड्रेंट में फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की आ रही है, ठीक है, हैव अपोजिट साइन कह लो या डिफरेंट साइन, अपोजिट साइन को, डिफरेंट की जगह बेटर वर्ड होगा अपोजिट। अगर दोनों की जगह जो साइन आ रहा है वो अपोजिट आ रहा है तो 1 है, और सेम साइन आ रहा है तो मेनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब ऐसा क्यों है, एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन एफ लिया, वो मैप कर रहा है 0 से π/2 टू -1 to 1 एंड fx इज इक्वल टू, सपोज कर लिया मैंने sin x लिखा। अब देखते हैं कि भाई ये 1 है या मेनी वन। तो अब ये देखिए कि 0 से π/2 डोमेन में, इसका जो डोमेन है वो है 0 से π/2, एक ही क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या हो गया आपके पास, एक ही क्वाड्रेंट है तो 1 हो गया, इसमें वो सोचना ही नहीं, तो 1 हो गया। अच्छा, अगर मैं मान लो, मैं क्वेश्चन ऐसा बोला हूं कि मान लो मेरे पास fx इज इक्वल टू साइन 2x हो जाए,
और 1 1 है कि मेनी 1 है। अगर साइन 2x है तो 1 1 है कि मेनी 1 है। तो एक काम करो, अपन यहाँ पे साइन का ग्राफ देखेंगे पहले। ठीक है, साइन x का ग्राफ क्या था आप देख लो कि 0 से π/2 के बीच में ये हमेशा, अगर x 0 से π/2 के बीच में है, या ग्राफ थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ग्राफ की ऐसे हो जाएगा। अगर x आपका 0 से π/2 के बीच में है तो 2x कहाँ जाएगा, 0 से पाई जाएगा, और 0 से पाई के बीच में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 1 1 है कि मेनी 1 है। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे एक क्वाड्रेंट कवर हो रहा है, 2x की वैल्यू में कितने क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं ये देखना आपको। अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मान लो मैंने x की वैल्यू यहां पर आपको π/6 दे दी, इसको ऐसा समझो, लेट टेक x इक्वल टू π/6, तो f ऑफ π/6 की वैल्यू बताओ। तो साइन 2 इंटू π/6, तो साइन π/3 मिला, मीन्स √3/2 हो गया। अब मैं कहता हूं x की जगह आप π/3 ले लेता हूं, तो f ऑफ π/3 कितना होगा, साइन 2π/3 ये होगा ना। तो साइन 2π/3 को ले सकता हूं साइन पाई माइनस π/3, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन π/3 ये हो गया √3/2। अब x की दो डिफरेंट वैल्यू है, एक है π/6 और एक है π/3, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन इसके जो फंक्शन की वैल्यू आ गई f ऑफ π/6 और f ऑफ π/3 वो आपस में इक्वल आ गई, इसका मतलब नहीं। क्लियर होगी बात? ठीक, तो आप चाहो तो ग्राफ वाइज भी देख सकते थे कि भाई साइन 2s का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये साइन s का ग्राफ हो गया, 0 पे गया पाई पे गया। वो साइन 2s का ग्राफ कैसा होगा, इसको आधा कर दे, यहां से पास करेगा साइन साइन का ग्राफ, तो साइन 2s का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। और एक आपके पास ध्यान दीजिएगा, एक एंगल यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ पे है, दो एंगल पे सेम हाइट मिल रही है, एंगल अलग अलग लेकिन हाइट सेम है। दिख रहा है ना, ग्राफ ऐसा है तो मेनी 1 हो ही गया ना, क्या दिक्कत है। ये π/2 होगा ना, ग्राफ देख लो ऐसा आ गया मतलब मेनी 1 हो गया, इतनी कहानी कहने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये डिपेंड करता है कि आप उसका ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ से देख लीजिए, या फिर आप दो वैल्यू ढूंढ लीजिए, उस पर वैल्यू सेम मिल जाए। अब स्कूल में क्वेश्चन आता है तो ये वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, ध्यान रखना। कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो ग्राफ बना लिया भाई, 0 से π/2 डोमेन था, उसमें हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ में हमने लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ की, 0 से π/2 के बीच में, ये इसको दो बार कट कर रही है, मेनी 1 हो गया। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। मान लो f मैप कर रहा है 0 से पाई टू -1 to 1 एंड fx इज इक्वल टू cos x। अब बताइए 1 1 है कि मेनी 1? कितने क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं इसमें, ध्यान से देखो, इसके अंदर दो क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं, तो ये दोनों क्वाड्रेंट में कॉस का फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम साइन की अपोजिट साइन की है। तो एक में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो ये आपका 1 1 हो जाएगा। ग्राफ बना के देख लो कॉस का, कॉस का ग्राफ तुम सभी जानते हो ऐसा होता है, 0 से कहां तक ग्राफ बनाना है, पाई तक, बस इतना ही ग्राफ लेना है। और ये ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से यहां तक का केवल ग्राफ आप देखोगे, तो यहाँ पे कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचोगे तो इसको केवल एक पॉइंट पे कट करेगी, 1 1 है। ठीक है, क्लियर? तो बड़े आराम से आप ग्राफ से या दो क्वाड्रेंट में बस डिसाइड करना, बाकी तो तीन क्वाड्रेंट में डिसाइड करना ही नहीं, एक क्वाड्रेंट में डिसाइड करना ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, एक क्वाड्रेंट में अगर एंगल आपका जो है x की जगह 2x 3x कुछ हो जाता है तो आपको थोड़ा कॉशियसली काम करना है। ये मत कहना कि साहब 0 से π/2 एक क्वाड्रेंट है इसलिए सभी 1 1 होगा, नहीं, ये 1 1 होगा, ये 1 1 नहीं होगा, ये आपका मेनी 1।
ठीक है, ग्राफ बता रहा है कि मेनी वन है, 0 से पाई बाय 2 में कर्व टर्न हो चुका है, यहाँ पे अब लाइन पैरेलल टू एक्सिस 2 बार कट कर रही है, तो मेनी वन, ये देखना जरूरी है। ठीक है, क्लियर, नो डाउट। इसको आप ऐसा भी सोच सकते थे कि x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, देखो x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में, हमारे पास डोमेन में किसकी वैल्यू चाहिए, 2x की चाहिए, तो 2x की वैल्यू हमारे पास 0 से पाई के बीच में चली, और 0 से पाई के बीच में कितने क्वाड्रेंट आ गए, 2 क्वाड्रेंट आ गए, और इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसका मतलब 2 क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव आ गई, सेम साइन की, मेनी वन। बात समझ में आ गई? ठीक है, अलग अलग तरीके से कैसे आप सोच सकते हो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। एफ मैप फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 to -1 and 1, and G also map from 0 to पाई बाय 2 to -1 and 1, और fx आपको मैंने फंक्शन दे दिया, नोट कर लो, fx इक्वल टू cos x and gx इक्वल टू sin x। ठीक है ना? कमेंट ऑन 1 of phi x। Comment on 1 of phi x if phi x equal to, first case, fx into gx, second case, phi x equal to fx plus gx या माइनस gx, कुछ भी ले सकते। चलो जल्दी करो। एफ फंक्शन क्लियर दिख रहा है, 1 1 है, 0 से पाई बाय 2 सिंगल क्वाड्रेंट है, और आपका वेरिएबल भी x है। जी फंक्शन भी 1 1 है, वेरिएबल x है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए। फर्स्ट का सॉल्यूशन, पाई एक्स हमने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि fx इंटू जी एक्स, एफ कितना है, cos x इंटू साइन एक्स, तो ये फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 है, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट भी 1 1 है क्या? एक फंक्शन 1 1 है, ये 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन भी 1 1 है, क्या दोनों का प्रोडक्ट भी 1 1 होगा? यही तो चेक करना है। ठीक है, 1 1 1 1 है दोनों फंक्शन, क्या दोनों का प्रोडक्ट भी 1 1 है? ये हम चेक करना चाहते हैं, तो बताइए, चेक करो। अब इसको कन्वर्ट करो सिंगल फंक्शन में, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ऑलरेडी ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन, तो क्या 1/2 sin 2x, और अभी ऊपर ही बताया sin 2x फंक्शन 0 से पाई बाय 2 के बीच में क्या है आपका, मेनी वन है। तो दो 1 1 फंक्शन का प्रोडक्ट 1 1 होगा जरूरी नहीं है। इसका सपोर्ट में एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, इसके सपोर्ट में दूसरा एग्जांपल देखिए। fx मान लो x है, और gx मान लो -x है, fx इंटू gx करो, ये हो गया -x²। ठीक है, fx इंटू gx करो, ये हो गया -x²। ये 1 1 है, ग्राफ देख सकते हो, fx का ग्राफ ऐसा बनेगा, gx 1 1 है, ग्राफ देख सकते हो, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू -x है, x² का ग्राफ देख सकते हो, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो दो फंक्शन 1 1 है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्रोडक्ट 1 1 है, उसका प्रोडक्ट मेनी वन हो सकता है। दो फंक्शन अगर 1 1 है, इनको आप स्टेटमेंट वाइज आपको नोट करना है। दो फंक्शन अगर 1 1 है तो जरूरी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट 1 1 होगा, प्रोडक्ट उनका मेनी वन भी हो सकता है। ये मेनी वन हो गया। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिए जल्दी। इस केस में हमने फाई एक्स को क्या दिया है, इस केस में हमने फाई एक्स को दिया हुआ है fx प्लस जी एक्स। तो fx है आपके पास cos x, gx है आपके पास sin x, ये 1 1 है, ये 1 1 है। अब इसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए इसको फिर सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करिए। यहाँ देखिए सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने पर डिसीजन हो रहा है, कन्वर्ट दिस इनटू सिंगल फंक्शन। क्या करोगे सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए? अरे या तो पूरे को साइन में लाओ या पूरे कॉस में लेके आओ, डिसीजन तब हो पाएगा, ध्यान रखना।
या तो पूरे फंक्शन को साइन में ले आओ या पूरे कॉस में ले आओ, तभी तुम प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे बेटा, तभी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाओगे। कन्वर्ट दिस इनटू सिंगल फंक्शन, व्हाट यू विल डू? बोलो, आंसर भेजो भाई, ये तो बहुत पहले कर चुके हैं क्वेश्चंस। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को केवल साइन में लाओ। क्या करते थे इसको? इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे अंडर रूट ऑफ, किससे? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब √2। बहुत देर में याद आता तुम लोग को। तो हो जाएगा 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x। बैलेंस करने के लिए यहां मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, और इसको लिख दिया मैंने अंडर√2 sin x प्लस π/4। अब आप देख लो, x की वैल्यू जा रही है 0 से π/2। x की वैल्यू है, ध्यान से देखो, 0 से π/2, 0 से π/2। सो x प्लस π/4 कहां चले जाएगा? x प्लस π/4 जाएगा π/4 से π/2 प्लस π/4, मतलब ये दो क्वाड्रेंट के बीच में गया। दो क्वाड्रेंट पूरा कवर नहीं कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट π/4 से π/2, सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से इतना, दो क्वाड्रेंट के बीच में आ गया, तो ये भी हो गया मेनी वन। तो अगर दो फंक्शन 1 1 है तो उनका प्लस माइनस या इनटू मेनी वन हो सकता है। होगा नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है। नोट करिए, if two functions are 1 1, then their sum and product, some difference and product can be many one, can be many one। देखो, समझ गए? अगर दो फंक्शन 1 1 है तो उनका सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट कैन बी मेनी वन, मतलब 1 1 भी हो सकता है, मेनी वन भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। अब देखो, जो मैंने एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल से समझते हैं, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इस एग्जांपल में देखो, मैंने कहा एक काम करो, fx प्लस gx निकाल लो। fx प्लस gx निकाल लो तो हो गया x प्लस माइनस एक्स, तो 0 हो गया। और 0 का मतलब कौन सा फंक्शन हो गया तुम्हारे पास? fx इंटू gx 0 हो गया, इसका मतलब ये तो x एक्सिस हो गया, ये तो x एक्सिस हो गया, तो x एक्सिस तो मेनी वन हो गया। इतनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, वो x एक्सिस खुद ही है, इनफाइनाइट जगह टच करेगा। अरे यार, हर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 है, मेनी वन है। तीसरा एग्जांपल देखो, इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इस केस में, इस एग्जांपल के डिफरेंस में ये वापस 1 1 बन गया, ये 1 1 हो गया। ठीक है, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए इसमें डिफरेंस आपका मेनी वन हो जाए, इसी का डिफरेंस निकाल लो, यहाँ पे प्लस की माइनस कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, मेनी वन हो जाएगा। चौथा एग्जांपल देखो, fx अपॉन gx, तो fx अपॉन gx हो गया x अपॉन माइनस एक्स, तो -1 हो गया। तो -1 मतलब लाइन पैरेलल टू, ये हो गया y इक्वल टू -1, एंड y इक्वल टू -1 खुद लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इनफाइनाइट पॉइंट पर इनफाइनाइट x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू -1 है, तो मेनी वन हो गया। इज दैट क्लियर? तो हम इसको आग बंद करके कोई भी जवाब नहीं देंगे, ठीक? समझ गए? तो अगर हमारे पास एक फंक्शन 1 1 है, दो फंक्शन 1 1 है, तो उनका प्लस माइनस इनटू डिवीजन भी क्या हो सकता है? बोलो, मैं 1 1 या मेनी वन कुछ भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। अच्छा, उसका फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होगा? तो अगर f और g 1 1 है तो f ऑफ gx 1 1 होगा, g ऑफ fx भी 1 1 होगा। लेकिन उल्टा सत्य हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन उल्टा सत्य हो, रिवर्स इसका ट्रू होगा ये जरूरी नहीं है। f के बारे में मुझे नहीं मालूम क्या होगा, बट कैन नॉट से एनीथिंग। एनीथिंग अबाउट, क्या होगा इस पेन को, ना स्लिपरी चल रहा है, अबाउट fx।
ये स्टेटमेंट्स वाली जो चीजें हैं इनको अच्छे से देख लीजिएगा, ये एनसीईआरटी में भी आपको मिलेंगी एज ए क्वेश्चंस, ठीक है। तो एफ ऑफ जी एक्स अगर 1 1 है, अगर ये 1 1 है, देखो यहां क्या कहा, एफ और जी 1 1 है तो एफ ऑफ जी जी ऑफ एक्स 1 1 होगा, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है, ये उल्टा ट्रू नहीं है का एग्जांपल आ गया। अगर एफ ऑफ जी इज 1 1 तो अंदर वाला तो 1 1 होना चाहिए, लेकिन बाहर वाला नहीं मालूम भैया क्या है, ठीक है, क्लियर। ये रिजल्ट्स हैं जो थोड़ा सा आप दिमाग में बिठा लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर मालूम है कि फंक्शन अंदर वाला भी 1 1 है, बाहर वाला भी 1 1 है, और एक के ऊपर एक लग गया, इसका मतलब 1 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और बाहर वाला अंदर वाला अगर मेनी 1 है, अंदर वाला क्या है, मेनी 1 है, और बाहर वाला ही मेनी 1 है, तो मेनी 1 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लेता हूं, देखते हैं अपन कैसे सोचते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसे क्या करें, ये 1 1 है कि मेनी 1 है, ग्राफ ग्राफ ग्राफ, ए की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, कैसे लोगे, एक्स की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है, उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स, है ना। 0.5 है तो 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 होता है, ये तो ए की पावर एक्स जैसा बिहेव करेगा, और ये पीरियोडिक भी होगा। अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो टोटल फंक्शन पीरियोडिक भी होता है, तो इसका जो पीरियड हो गया 1 हो गया। तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में एफ एक्स क्या बन गया तुम्हारा, ई की पावर एक्स बन गया। तो जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तो अपने को ग्राफ किसका बनाना है, ई की पावर एक्स का बनाना। तो ई की पावर एक्स का ग्राफ यहाँ पर ऐसा होता है 0 से 1 के बीच में। अब क्योंकि ये पीरियोडिक है और इसका पीरियड जो अंदर वाला फंक्शन है उसी का पीरियड है, तो मतलब सेम ग्राफ 1 गैप के बाद रिपीट हो जाएगा। ऐसा पीछे भी आ जाएगा। डोमेन तो कहा नहीं क्या है डोमेन, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑब्वियसली ये दिख गया क्या है, मिनिमम है, क्योंकि इसको मैं डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं लगा सकता हूं, ध्यान देना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट जब तक रिमूव नहीं करो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। यहां तो ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, और कोई आपके पास चारा नहीं है। इसमें क्या होगा, क्या इसमें डिफरेंशियल कर सकता हूं, सोचो, क्या इसमें डिफरेंशियल कर सकता हूं, इसमें तो कर सकता हूं। तो एक काम करो, डिफरेंशियल निकाल लेता हूं इस क्वेश्चन को। एफ डैश एक्स, साइन का डिफरेंशियल क्या, cos e टू दी पावर माइनस एक्स, और e टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू -1, तो ये माइनस हो गया। इसमें कुछ x की वैल्यू देता हूं, मान लो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दी। अब x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना, और ये भी पॉजिटिव हुआ, तो cos की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव होगी। नहीं लग रहा है ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, डिसीजन प्रॉपर होना चाहिए। पहला तो मेरी मन समझ में आया, दूसरा क्या, वो तो मैंने पूरा लिख तो दिया आपको, डिसाइड कर लो कि भाई ये जो अपना डिफरेंशियल का रिजल्ट मिला है ये हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है, एक्स 0 से बड़े पे, या कुछ पार्ट में पॉजिटिव है कुछ पार्ट में नेगेटिव है, ये तो डिसाइड करना है, ये डिसाइड करना है ना। सोचो क्या करेंगे, सोचो। एनीवन, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। x 0 से बड़ा है, देखो आप लोग स्टेप वाइज नहीं चलते, थोड़ा स्टेप वाइज चलना सीखो। x 0 से बड़ा है, ठीक, हमें वैल्यू तो -x की चाहिए, तो -x 0 से छोटा हो गया, ठीक है, क्लियर। ऐसा कह लो, या x 0 से बड़े पे e की पावर -s का ग्राफ निकाल लो। e की पावर -s का ग्राफ क्या होगा जब x 0 से बड़ा है, तो कोई भी तरीके से चल सकते थे।
ये होता है e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। और जब x जीरो से बड़ा है, जब x आपका जीरो से बड़ा है, तो e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू जीरो से वन के बीच में। जीरो है क्या? नहीं, जीरो नहीं है, लेकिन वन तो है। ये है। अब देखो, अब आप डिसाइड करो। तो e की पावर x माइनस एक्स की वैल्यू जीरो से वन के बीच में है, ग्राफ देखो। तो ये तो हो गया बेटा जीरो से वन, और ये अंदर का एंगल, कॉस के अंदर एंगल आ गया जीरो से वन, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जीरो से वन का मतलब क्या होगा? कॉस के अंदर, जब कॉस के अंदर ये एंगल आ रहा है जीरो से वन, तो यहाँ पे जीरो से वन रेडियन है ये। अगर इसको हम एंगल जैसा कंसिडर करूंगा, तो अगर इसको मैं एंगल में लूंगा, तो उस केस में e की पावर माइनस एक्स का मतलब होगा जीरो से वन रेडियन, और वन रेडियन अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री 17 मिनट, तो कुछ कुछ सेकंड होता है। इसका मतलब ये आपके पास ये जो e की पावर x जो है वो एंगल वाइज अगर मैं सोचूं, तो एंगल वाइज जीरो से 60 डिग्री के बीच में जाएगा, और जीरो से 60 डिग्री के बीच में कॉस तो हमेशा पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स का साइन क्या हो गया? एफ डैश एक्स, एक्स जीरो से बड़े पर इस पूरे x की वैल्यू के लिए माइनस ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, जो कि जीरो से वन के बीच में लाई करेगी, तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फंक्शन वन हो। चलो, ये समझ में आया सभी को? हमने यहाँ पे क्योंकि डिफरेंशियल कर सकते थे, डिफरेंशियल कर दिया। ठीक, अगर हम ग्राफ वाइज भी सोचेंगे तो भी सोचना यही पड़ेगा, जीरो से वन के ये e की पावर x की वैल्यू जीरो से वन के बीच में जाएगी, और साइन जब जीरो से वन के बीच में मैं लगाऊंगा तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। भाई आप ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे? इसका फंक्शन और फंक्शन ग्राफ कैसे बनाओगे? पहले आप e की पावर x का रेंज निकालोगे। याद आया रेंज में क्या किया था मैंने? भाई ऐसा भी देख लेते हैं ना भाई, एक सेकंड रुक जाओ, वहीं बगल में खसका के बना देता हूं। मान लीजिए आप बोले सर ग्राफ, मैं तो ग्राफ वाइज सोचना चाहता हूँ, कोई बात नहीं। तो x जीरो से बड़ा है, उस पर e की पावर x का रेंज निकाल लो। तो e की पावर माइनस एक्स तो चला गया किसके बीच में? जीरो से वन के बीच में। अब जीरो से वन कहां प्लॉट कर दो? यहां प्लॉट कर दो। उसके ऊपर साइन फंक्शन बना लो। तो साइन फंक्शन जीरो से वन मतलब वन रेडियन है, तो साइन का ग्राफ तो केवल यहां से यहां तक ही जाएगा, तो पाई बाय टू भी टच नहीं करेगा। पाई बाय टू तो ऊपर जाएगा ये, और ऊपर जाएगा ये पाई बाय टू के लिए, ये पाई बाय टू है, तो इतना ग्राफ बनेगा, खत्म कहानी। और ये ग्राफ तो एक ही बार कट कर रही है, यहां से यहां तक का ग्राफ, इतना ही तो बनेगा, और क्या बनेगा? और कुछ बन ही नहीं पाएगा, एक ही ब्रांच बन के काम खत्म। अब आप इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच लीजिए, कितनी भी लाइन खींच लीजिए, हर लाइन इस ग्राफ को केवल एक बार कट कर रही है। ठीक है, डाउट? ये समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ बेटा ऑन टू फंक्शन में, इसमें और क्वेश्चंस अपन लेंगे थोड़ा, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक और ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ऑन टू पे आते हैं। तुम्हारे यहाँ हो गया ये बेटा रितेश शाटी के यहाँ? देखो, सबसे पहली चीज ये देखो कि आपको ये डोमेन निकालना है, डोमेन का ए निकालना है। Monica is saying a is 5. Five means what? A is 5 to infinity she is saying. Okay, देखते हैं तो ये कैसे निकालेंगे, सोचना अपने को। पहले तो एक काम करो, ये जो फंक्शन है ना, इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, फंक्शन का ग्राफ बनाना है आपको। अच्छा, तो एफ एक्स क्या है तुम्हारे पास? एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। इसका ग्राफ बना लीजिए भाई। क्या आएगा अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर ही बना दूं? चलो हटाओ, ये दिख ही रहा परफेक्ट स्क्वायर, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 2 बन गया ये। ठीक, ये बना। अच्छा, तो ये तो मेरा ग्राफ बना, मैं ग्राफ बना रहा हूं, फिर उसके बाद आगे मैं क्वेश्चन के बारे में सोचूंगा। तो वर्टेक्स आप ध्यान से देखोगे तो 2,2 हो गया वर्टेक्स, 2,2।
x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2, y की वैल्यू उधर गई ना, x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू -2, तो 2 -2 वर्टेक्स हो गया। ये मान लो 2 -2 यहाँ का ही वर्टेक्स है, और क्लियर दिख रहा है कि कोफिशिएंट आपका 1 है तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। अब ध्यान दो, अब बहुत ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा ग्राफ बन गया। अब इसका रेंज है 7 टू इंफिनिटी, तो इस क्वेश्चन को उल्टा सोचना पड़ेगा। ए की वैल्यू तो नहीं मालूम है, किसकी रेंज की वैल्यू मालूम है, और ये मालूम है कि 1 1 है। ये मान लो 7 रेंज है, ये 7 है, ये आपका रेंज हो गया 7। तो 7 से अगर इंफिनिटी रेंज है और 1 1 फंक्शन है, तो इसका मतलब क्लियर है कि जो y = 7 लाइन है, इस लाइन के ऊपर का ही ग्राफ आपको कंसिडर करना है, या तो ये वाला या फिर ये वाला। कोई एक ग्राफ लेना, आइदर दिस और दिस। क्यों? क्योंकि फंक्शन 1 1 है। ठीक है, दो बातें आई। पहली बात तो मैंने इसका ग्राफ बनाया, वर्टेक्स ये था, ठीक है, बना दिया ग्राफ मैंने। फिर मैंने देखा कि मुझे ए की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे y की वैल्यू 7 मिले, 7 से इंफिनिटी जाए, और वो फंक्शन भी 1 1 हो। तो मैंने y = 7 लाइन खींची, इसने जहां कट किया, अब मेरा ग्राफ, ये तो y = 7 है यहाँ पे, और मेरे y की वैल्यू कहां से कहां जानी चाहिए, 7 से इंफिनिटी, मतलब 7 से ऊपर जानी चाहिए। वो यहां भी जा सकती है, वो यहां भी जा सकती है। अब मुझे ढूंढना इन दोनों में से कौन सी मैं x की वैल्यू कंसिडर करूंगी, तो बताइए ना, a टू इंफिनिटी जाना है, तो क्लियर सब बात दिख रहा है, a आपका ये वाला पॉइंट है, a से इंफिनिटी यहां जाना आपको, मतलब ग्राफ ये वाला लेना आपको, ये वाला नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहां जो वैल्यू हो जाएगी वो फिर आपकी -इंफिनिटी, यहाँ ग्राफ इधर जा रहा है, ध्यान से देखो, ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ग्राफ आएगा -इंफिनिटी से इस पॉइंट तक, जबकि मेरे डोमेन में दे रखा है a टू इंफिनिटी, तो मुझे a के आगे का ग्राफ लेना है। तो ये पॉइंट कैसे निकालूं? तो ये पॉइंट तो इस कर्व और y = 7 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो लेट अस पुट हियर y = 7। So 7 is equal to x - 2 का होल स्क्वायर -2। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गई मेरी बात? क्वेश्चन को समझिए। तो x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x - 2 इक्वल टू +-3, और अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा तो 2 + -3, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 5 और -1। तो ये जो पॉइंट आया, ये आया 5,0, और ये जो पॉइंट आया, ये आया आपका -1,0। तो अब ध्यान दीजिएगा कि रेंज 7 टू इंफिनिटी उस दो केस में पॉसिबल है, जब x की वैल्यू 5 से इंफिनिटी होगी, या जब x की वैल्यू -इंफिनिटी से -1। क्योंकि यहाँ डोमेन a से इंफिनिटी दिया हुआ है, तो x की वैल्यू मेरी 5 टू इंफिनिटी लेनी। सो ऑब्वियसली यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई, 5। अगर मैं यहाँ पे, सुन लो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह, इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, है ना, इसी को मैं ऐसा पूछता हूं, अगर f की वैल्यू में देता -इंफिनिटी टू a टू 7 टू इंफिनिटी, बाकी सब सेम रहता, तो आंसर आपका क्या हो जाता, -इंफिनिटी टू a, तो अब a की वैल्यू होती -1। समझ गए? ऑनटू फंक्शन का मतलब ये हो गया कि जो सेट बी में, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ था, फिर से एक बार समझा दूं कि ऑनटू का मतलब क्या है। ये सेट ए है, ये मान लो सेट बी है, सपोज कर लो ये 1 2 3 4 है, और ये ए बी सी डी है। तो ऑनटू फंक्शन का मतलब है सब एलिमेंट सेट बी के यूज में आ जाने चाहिए। ठीक है, तो ये 1 1 ऑनटू का एग्जाम्पल बनाया। एक और एग्जाम्पल बनाता हूँ ऑनटू का। ये मान लो सेट ए है, 1 2 3 4 है, और ये सेट बी है ना, ए बी है, तो ये इससे मैप हो गया, ये इससे मैप हो गया, ये इससे मैप हो गया, ये इससे मैप हो गया। अब ये भी ऑनटू फंक्शन है।
ऑन टू फंक्शन का मतलब ये है कि सेट बी के एलिमेंट का, इसको इमेज कहते हैं बेटा, इसके लिए हम वर्ड का यूज करते हैं कि ये इमेज है, और इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं कि ये क्या है, ये प्री इमेज है। तो ऑन टू फंक्शन का ये मतलब होता है कि आपका जो प्री इमेज होगा, बी के हर एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज मिलना चाहिए। बी के हर एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज मिलना चाहिए। तो पहली डेफिनेशन लिखी, एफ मैप फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू इफ, अरे ले जाओ यार लोग तो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, मैंने वर्ड एटलीस्ट क्यों यूज किया, मैंने वर्ड एटलीस्ट इसलिए यूज किया, ध्यान से देखो, ए का प्री इमेज 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, तो हर एक एलिमेंट का एक एक प्री इमेज आया। यहाँ पे देखो ए का प्री इमेज 1 भी है और ए का प्री इमेज 2 भी है, तो ए का 2 प्री इमेज है 1 एंड 2, इसलिए मैंने कहा कम से कम एक प्री इमेज होना ही चाहिए। यश बेटा, ठीक, इसी चीज का दूसरा मतलब ये हो गया कि इसी चीज का दूसरा मतलब, दूसरी डेफिनेशन आप कह सकते हो इसका कि भाई हर एक का प्री इमेज मिलना चाहिए, मतलब इस एलिमेंट का जो आउटपुट आएगा वो रेंज होगा, और रेंज और कोडोमेन आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये पहली डेफिनेशन है। इसी बात को हम ऐसा कह सकते हैं कि रेंज मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन, इसी बात को हम ऐसा कह देंगे कि रेंज मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, जो रेंज होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन। इज दैट क्लियर? ठीक, तो अब हमको करना कुछ नहीं है, ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हम रेंज निकालेंगे, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल है तो ऑन टू है, और अगर इक्वल नहीं है तो इन टू है, खत्म बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। ये मीनिंग समझ में आ गया ना, कि हर एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज मिलना चाहिए। इसका अलावा हर एलिमेंट का इमेज यहाँ पर है, मतलब जो रेंज है वही सेट बी है, उसी को लिख दिया, रेंज मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन। तो सॉल्विंग करते समय हम ज्यादातर बात करेंगे रेंज मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन। आज राइटिंग बहुत गड़बड़ हो रही है, ठीक, चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन पहला, एफ मैप फ्रॉम रियल टू रियल एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया। देखते हैं ये भाई ये ऑन टू है या नहीं। क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है, तो उसका रेंज क्या होगा? यू कैन थिंक ऑफ बाय ग्राफ ऑल्सो। क्यूबिक फंक्शन का अगर डोमेन रियल नंबर, उसका रेंज क्या होगा? बोलो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यस, ध्यान दीजिए, किसी भी क्यूबिक फंक्शन का डोमेन अगर रियल नंबर है तो उसका रेंज भी रियल नंबर ही होगा। तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो रियल नंबर होगा, क्योंकि इसका डोमेन रियल नंबर है। अगर डोमेन रियल नंबर से कम होगा तो रेंज भी रियल नंबर नहीं होगा, छोटा हो सकता है। रेंज रियल नंबर, अच्छा ये जो लिखा हुआ है ये तो कोडोमेन होता है, एंड व्हाट इज कोडोमेन हियर? कोडोमेन भी रियल नंबर है, सो रेंज मस्ट इज इक्वल टू कोडोमेन। जैसे ही दोनों इक्वल हो गए तो मैं कह सकता हूं फंक्शन क्या है तुम्हारा, 1 2। अच्छा, इसी में अब केस बनाता हूं, केस बी। अगर एफ मैप फ्रॉम आर प्लस टू आर होता और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब होता, तब क्या होता ये? नहीं नहीं बेटा, पोलिनोमियल का रेंज हमेशा रियल नंबर नहीं होता। उन्होंने कहा क्यूबिक पोलिनोमियल का रेंज रियल नंबर होगा जब उसका डोमेन रियल नंबर। ग्राफ देख लो ना, एक्स क्यूब का ग्राफ तुमको मालूम तो है, ये रहा एक्स क्यूब का ग्राफ। इधर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी फैलोगे तभी वाई की वैल्यू इंफिनिटी जाएगी, यहीं तक रुक जाओगे तो यहीं तक जाएगी, आगे जाएगी नहीं। हाँ अब बोलो, अब मैंने डोमेन आर प्लस कर दिया टू आर, अब बताओ। अब इसका रेंज क्या होगा?
क्या इसका रेंज, इसका रेंज क्या मिलेगा? अब तो रियल पॉजिटिव है, रियल पॉजिटिव का क्यूब करूंगा तो भी पॉजिटिव मिलेगा, तो वो भी आपका कुछ रियल पॉजिटिव भी मिलेगा। मतलब जीरोस की बात कर रहा हूं तो केवल ये वाला ग्राफ मिलेगा, ये वाला ग्राफ तो मिलेगा ही नहीं। ये वाला ग्राफ तो इस केस में आएगा ही नहीं, केवल ऊपर वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, तो अब ये r प्लस है और कोडोमेन कितना है? कोडोमेन तुम्हारा कितना है इस केस में? कोडोमेन कितना r है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, n2 हो गया। अच्छी बात है। सी केस लिखो, f मैप फ्रॉम r टू r प्लस fx इक्वल टू x क्यूब। अब बताओ क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा पहले बताओ। डोमेन रियल नंबर है, रेंज क्या होगा? डोमेन रियल नंबर है तो क्यूबिक का रेंज रियल होगा। अगर किसी भी क्यूबिक और डिग्री पोलिनोमियल का क्यूब की जगह 5 भी कर दूं, मान लो या 5 कर देता हूं या 7 कर देता हूं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, सबका काम वही है। ठीक है, अब क्योंकि डोमेन रियल नंबर है तो रेंज भी इसका रियल नंबर होगा, लेकिन को डोमेन रियल प्लस है, दोनों फिर इक्वल नहीं है। जैसे ही इक्वल नहीं है तो फिर क्या हो गया, इनटू हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो नीचे r प्लस लिखा है इसका मतलब क्या होता है, और ये जो ऊपर r प्लस लिखा है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, तो इसका मतलब है ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। सेकंड वाले केस में ध्यान रखिएगा, रेंज आपका r प्लस होगा। ग्राफ वाइज अगर आप सोचोगे तो ग्राफ केवल आपका यहां से यहां तक का ग्राफ लिया जाएगा, ये वाला ग्राफ इसमें कंसिडर नहीं होगा, केवल यहां से यहां तक के इस केस के लिए ग्राफ लिया जाएगा। थर्ड वाले केस में अगर आप देखोगे तो रेंज होगा ऑल रियल नंबर, लेकिन कोडोमेन ही रियल पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर? ये ध्यान रखना, कोई भी और डिग्री पोलिनोमियल होगा, जैसे डी मैंने कह दिया, डी में एफ करा दिया, एफ आर टू आर, और मैंने एफ एक्स कह दिया, सपोज कर लो ए एक्स की पावर 7, बी एक्स की पावर 6, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। बताओ 1 1 है, सॉरी 1 2 इंटू क्या है, जल्दी जल्दी, आपस में कोई बातें नहीं, आंसर चाहिए। तो डोमेन रियल नंबर है और डिग्री पोलिनोमियल है, और डिग्री पोलिनोमियल डोमेन रियल नंबर है, इसका मतलब इसका रेंज भी रियल नंबर होगा, और कोडोमेन भी रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया आपका, इसका रेंज अगर देखोगे तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो रियल नंबर होगा, विच इज इक्वल टू कोडोमेन, वो तो गिवन ही है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके पास क्या हो गया, बोलो ऑन टू हो गया। तो और डिग्री पोलिनोमियल वाली कहानी सबको समझ में आ गई? तो डाउट, दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अच्छा, तो ये तो तुम्हारे समझ में आ गया। अच्छा, अब मान लो कि मैं क्वेश्चन ऐसा देता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन, एफ मैप फ्रॉम, लिखो आर टू आर सिग्नम डोमेन रियल नंबर, व्हाट इज द रेंज? रेंज ऑफ सिग्नम क्या होगा? सिग्नम का रेंज क्या होगा बोलो? फॉर दिस डोमेन ओनली 3 वैल्यू ना, -1 0 एंड 1, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन कैपिटल आर, तो क्या हो गया क्वेश्चन, इनटू हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसी क्वेश्चन को मैंने कह दिया ए केस, बी केस, एफ मैप फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब क्या होगा, रेंज क्या होगा उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है कि रेंज जो भी होगा वो कोडोमेन के इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो इतना देखो। अब क्या हो गया, ये आपका फिर इनटू हो गया, समझ में आ गया, क्योंकि इंटीजर ही मिलेंगे। ठीक, सी एफ मैप फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू, अब क्या होगा, ऑन टू के इनटू, ऑन टू बोल रहे हो क्यों भाई, रेंज बताओ। ये तो जाएगा 0 से 1, है ना, और ये तो ये केवल बनेगा इंटीजर,
और ये केवल 3 वैल्यू देगा, -1, 0 एंड 1। इससे क्या पूरा रियल नंबर कवर हो जाएगा? ले देख रहा नहीं कवर होगा, फिर इनटू हो गया। तुम लोगों ने सोचा सर ने अब और एक देखो, शायद अब तो 1 2 ही होना चाहिए, है ना? वेरी गुड बेटा, है बहुत कलाकार हो तुम सब। ठीक है, थोड़ी कम कलाकारी दिखाओ भैया। एफ मैप फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। जल्दी से दो आंसर, जल्दी। ये तो सर 1 2 है, समझ में आ गया? ये जा रहा है ऑल रियल नंबर और डिग्री पोलिनोमियल है, ये तो भागेगा रियल नंबर, और ये -1 से 1 छोड़ लो, क्या अंतर पड़ने वाला है? वो रियल नंबर हो गया तो 1 2 हो गया। इसका ग्राफ याद है ना? इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था अपन ने कि y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर साइन को घुमा दिया था ऐसा। ठीक, चलिए अब एक मजेदार क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन सर सी केस एक बार और बता दीजिए भैया। सी केस में इसका रेंज क्या आएगा? -1 0 1। इसका क्या आएगा? ऑल इंटीजर्स। रेंज बोल रहा हूँ, y की वैल्यू, x की वैल्यू नहीं। x तो ऑल रियल नंबर है, और इसका रेंज क्या आएगा? 0 to 1। इसको ऐड करोगे तो बीच के जो गैप होंगे वो सब कहाँ भरेंगे? रियल नंबर वाले। अरे यार, ये इंटीजर 1 आएगा, 2 आएगा, 1 से 2 के बीच की वैल्यू कौन भरेगा? y की अलोंग y, x नहीं बोल रहा हूँ, अलोंग y देखना बेटा। x तो ऑल रियल नंबर है, अलोंग y वैल्यू कौन भरेगा? इनकी जो फ्रैक्शन पार्ट, जो 1.1 1.5 1.99 ये सब कौन भरेगा? वो तो गैप हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक, क्लियर? चलिए एफ एक्स एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x प्लस 10 अपॉन 3x -3 x स्क्वायर। चलो सबसे पहले मैं बेसिक तरीका लगाता हूँ रेंज निकालने का। इसको y ले लिया, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लगा रहे हैं बस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फिर लास्ट में एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट दूंगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप सभी x वाले टर्म को एक तरफ ले आओ, x वाला एक तरफ ले आओ, तो ये इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा -(x) कॉमन, अंदर बचेगा 6 माइनस प्लस 3y, और इसको उधर ले आओ 10 प्लस 3y इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, x में लगा लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b, तो माइनस मतलब 6 प्लस 3y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, 6 प्लस 3y का होल स्क्वायर, -4a y प्लस 1 इंटू c 10 प्लस 3y अपॉन 2 इंटू a y प्लस 1। ये मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल दी। अब रेंज के लिए रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो 6 प्लस 3y होल स्क्वायर -4 इंटू y प्लस 1 इंटू 10 प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, और डिनोमिनेटर आपका 1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन और देखते हैं y की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो क्या 36 प्लस 9y स्क्वायर है ना, और ये हो गया 6 दूनी 18 फिर 36, 36y माइनस 4 इंटू, पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, 10y प्लस 10 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 9y स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर है, 9y स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3y स्क्वायर, -36, और ये हो गया -40, तो -4, और ये हो गया 12, तो -4, तो प्लस 8y। चेक कर लेना भाई, है ना, और ये हो गया 36 -40, तो -4,
ये है ना, चेक करो। 9y² माइनस 12y² तो माइनस 3y², 36y माइनस 40y तो माइनस 4y, और ये नहीं सॉरी गलत हो गया, माइनस 4y और माइनस 12 तो माइनस 16 हो गए, गलत हो गया। ये हो गया आपके पास माइनस 16y, है ना, प्लस 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और माइनस कॉमन ले लो, और माइनस 4 ही आ रहा, 36 माइनस 40, ठीक है, और माइनस कॉमन ले लिया तो 3y² प्लस 16y और प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका रूट निकालिए, इसके फैक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे ये देख लो, इसके रूट होंगे या नहीं होंगे वो देखो आप। इसका d क्या हो गया, b² माइनस 4ac रूट बन जाएंगे, d ग्रेटर देन 0 है, इसका रूट बन जाएंगे, और जैसे ही रूट बनेंगे मतलब इसके दो रूट होंगे, अल्फा और बीटा, तो या तो वैल्यू इधर जाएगी या इधर जाएगी या इधर जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0 तो वैल्यू इधर जाएगी, और ये पॉजिटिव है ना तो पैराबोला इधर है, सो लेस देन इक्वल टू 0 है तो आपकी वैल्यू इधर आएगी, ये रेंज आएगा इसके बीच में, तो अल्फा बीटा कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेंगे, तो रेंज इसके बीच में आएगा, तो रेंज तो इसका अल्फा से बीटा के बीच में आ गया, रेंज तो यहाँ कहीं आ गया, अल्फा बीटा निकाल लीजिएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ठीक है, क्लियर, ओके, ये आया आपका अल्फा बीटा, ठीक है, और आपके पास कोडोमेन क्या दिया, रियल नंबर, दोनों इक्वल नहीं है, सो रेंज इज नॉट इक्वल टू, नोट कर लो रेंज निकालने का तरीका, ये तो ऑलरेडी मालूम है ना तुम लोग को, भाई x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो और कंडीशन लगा लो। हाँ, ये y जो -1 है इस पे थोड़ा हालमेल करना पड़ेगा, y -1 वाली वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, तो एक काम करो y की जगह -1 रख के देख लो, check for y plus 1 not equal to 0, let us put y equal to -1, देखते हैं क्या आता है, so -1 equal to x² minus 6x plus 10 अपॉन 3x minus 3 minus x², क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, सो -3x plus 3 plus 3x² इक्वल टू x² minus 6x plus 10, इधर काटा पिटी करो, हो जाएगा 2x² 2x² और ये हो गया प्लस 3x और -7 इक्वल टू 0, इससे क्या रूट मिला, देखो कुछ मिल रहा है x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू कुछ मिलती है और वो डोमेन में है, x की वैल्यू तो मिल ही जाएगी, मिलेगी कुछ ना कुछ तो मिलेगी, इसका मतलब y इक्वल टू -1 आंसर में इंक्लूड होगा, ठीक है, x की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ मिल रही है, क्योंकि d यहाँ पे जो है वो हो गया पॉजिटिव हो गया, तो x निकाल लो, तो -3 प्लस माइनस √b² 9 -4ac तो प्लस 56 अपॉन 2a4, तो पॉसिबल है, और ये वैल्यू बिलोंग कर रही है डोमेन में, इसलिए y इक्वल टू -1 आंसर में शामिल होगा। कल अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन लेंगे, 1 1 1 2 कितने सारे फंक्शन होते हैं वो सब देखेंगे, और फिर इनवर्स पे जाएंगे, या 1 1 1 2 पे और क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चन थोड़ा रुक के लेंगे, और इसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चंस हैं, उनको अभी थोड़ा नहीं ले रहा हूं, थोड़ा रुक के लूंगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं जो बोल रहा था कि एक लाइन में क्वेश्चन खत्म करना है, एक लाइन में क्वेश्चन क्या खत्म करना है वो नोट कर लीजिए। अब ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा d, नोट करो, डिनोमिनेटर का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा अगर वो लेस देन 0 है, डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है, तो इसका रेंज कभी भी ऑल रियल नंबर नहीं होगा, कुछ पार्टी होगा, ठीक है, देन रेंज कैन नेवर बी इक्वल टू रियल नंबर, ये ध्यान रखिए, और अगर उसने यहाँ रियल नंबर दे रखा है तो बिना कुछ सोचे समझे आंसर लिख के आना है